हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अभी इस समय सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मैं 6 बजे का उठा हुआ हूँ। मेरी नींद बहुत कम हो गई है। मैं रात को 1:30 बजे के आसपास सोया था। सुबह एग्जैक्ट 6 बजे के आसपास उठ गया हूँ मैं। ये तो फिर भी समझ लो मैं एक लंबे टाइम तक सोया हूँ। और अभी शायद कोई फॉरेनर है, यूरोपियंस अपने रूम में टीवी देख रहा है थोड़ा लाउड म्यूज़िक में। मैंने अभी बोला रिसेप्शन पे कि मुझे डिस्टरबेंस हो रही है, क्योंकि मेरी सुनने की शक्ति इतनी शार्प है कि मेरे को हल्की सी भी आवाज़ सुनाई देती है। तो ये है। अभी मैं ये कहना चाह रहा था आप लोगों को कि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जीवन में कुछ और बनो ना बनो, अक्लमंद ज़रूर बनो, समझदार ज़रूर बनो। अक्लमंद बनोगे तो ये मिलेगा, अक्लमंद बनोगे तो वो मिलेगा। अक्लमंद बनोगे तो आपको बहुत सारा पैसा, पॉपुलैरिटी, उसका सबसे निचला रिवॉर्ड है, मतलब वो तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। और आप लोग मुझे देख के ये बात पे विश्वास कर भी सकते हो। पर मैंने उसका डार्क साइड शायद आपको नहीं बताया होगा डिटेल में, तो मैं चाहता था कि आज मैं आपको उसका डार्क साइड डिटेल में बताऊं। मैं अभी बैंकॉक में हूँ। आज मेरा दूसरा दिन है। मैं भी कल ही हांगकांग से आया हूँ। बंद हो गई आवाज़। आवाज़ बंद हो गई। उन्होंने या तो भेजा है किसी को या फ़ोन किया होगा। तो पिछले 5-6 दिन से मैं मकाऊ था, हांगकांग यहाँ आया। जो मैं बोलता हूँ कि समझदार बनो, अक्लमंद बनो, उसका साइड इफ़ेक्ट या उसका डार्क साइड क्या है कि मैं यहाँ हूँ थाईलैंड में, एक होटल के कमरे में। उससे मैं बाहर भी नहीं जाता। मेरी वाइफ इस समय दिल्ली में अपने घर के पास, जो मेरा दिल्ली में फ्लैट है उसके आसपास होटल लेकर के रह रही, क्योंकि मैं हांगकांग से यहाँ आ गया, वो इंडिया चली गई, वहाँ से वो गोवा चली जाएगी। मेरी एक बेटी हॉस्पिटल में है, वो कुछ माइनर प्रॉब्लम की वजह से, तो वो चलो, और दादी उसके पास है। मेरी मम्मी आई हुई है गोवा में पिछले कुछ दिनों से। और मेरी छोटी बेटी मेरे जानवरों के साथ, टॉनी, जेरी, मिली, स्मोकी, उनके साथ घर में अकेली है। तो अक्लमंद बन के पाया क्या कि 4 लोगों, चारों अलग अलग जगह है। चलो खैर, ये तो एक मोमेंट है, हो सकता है कल परसों में तो सारे वापस एक जगह हो जाएंगे मुझे छोड़ के। पर मैं अगर अपनी बात करूं तो, या मेरे जैसों की बात करूं, या मैं जो बोल रहा हूं कि आपको कि ऐसे बनना चाहिए, तो उसका ये डार्क साइड है कि आपके दोस्त छूट जाएंगे, आपका परिवार भी छूट सकता है, और रिश्तेदार छूट जाएंगे। ये होगा। अगर ये नहीं हुआ तो समझ लो आप समझदार नहीं हो, अभी बने नहीं हो। क्योंकि जब आदमी समझदार बनता है तो उसको अपने जैसे लोग चाहिए होते जो उसको मिलते नहीं है। फिर वो उसके पीछे मरता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि यार अकेले पैदा हुए थे, अकेले मरना है। और बहादुर लोग अकेले रहते हैं, झुंड में तो कायर आते हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पे कम क्या होता है, मैं आपको कुछ और डिटेल में समझाऊंगा, ताकि आपको ये मेरे को ये बताना बहुत जरूरी है। जब इतना बार मैं बोलता हूँ ये समझदार बनो, अक्लमंद बनो, तो उसका डार्क साइड जरूर बताना चाहिए। ये ऐसे होता है आपके साथ, ये एकदम नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके साथ लोग छूटते चले गए। हालांकि ये पहचान है कि आप समझदार बन रहे हो। इसमें नेगेटिव वे भी होता है कि भी कोई आदमी नकारात्मक तौर पे बागी बन गया है, क्रांतिकारी नेगेटिव वे में बन गया है, तो भी लोग छूट जाते हैं, पर वो बहुत कम होता है। हीन भावना से त्रस्त लोग। जैसे एक मूवी आई थी एनिमल, ठीक है, बहुत लोगों को पसंद आई, बहुत लोगों ने उसको देखा, हिट हुई, बहुत लोगों ने उसको देख के क्रिटिसाइज़ किया, मतलब देखा फिर बोला कि बकवास मूवी है, इतनी हिंसा, इतना इसमें ये सब दिखाया है। मैं खुद मूवीज़ को तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं कि देखता नहीं हूँ या देखी नहीं है कभी,
पर देखने का मतलब ये नहीं कि मैं पसंद करता हूँ। आप देख के निकले, आपको मूवी अच्छी लगी, पर आपको ये मालूम है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो मूवी का लाने का जो बेस है, वो हमारे लिए घातक है। ठीक है, एक पर्टिकुलर मूवी की मैं तारीफ़ कर सकता हूँ, पर जो अगर हम मूवी के कंसेप्ट की बात करें तो मैं उसको नहीं पसंद करता। काल्पनिक दुनिया में लेके जाना। तो हुआ ये कि एक मूवी आई एनिमल। तो जैसे होता है ना कि एक नेगेटिव वे की कम्युनिटी होती है, उनका क्या काम होता है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा हिट हो रही है उन्होंने उसी को गलत बताना है। हम उनको समझते हैं वो आलोचक है, वो आलोचक नहीं है, वो नकारात्मक लोग होते हैं। जैसे आपको लोगों को याद होगा कि जब शाहरुख खान नया नया हिट होना शुरू हुआ था, शुरुआत के दिनों की बात है, बहुत लोग जानते होंगे, और बहुत वो जब बहुत तेज़ी से हिट हो रहा था, लोगों के बीच में फेमस हो रहा था, तो अलग दिखने के लिए कुछ लोग हमेशा ये बोलते थे, अरे मुझे तो वो कौन है, वो हकला मुझको बिल्कुल पसंद ही नहीं है कि वो हकला है। जबकि वो हकला नहीं, उसने एक दो मूवी में वो बात, जैसे वो किरण बोली या कुछ भी ऐसे, तो अरे वो हकला है, वो तो मुझे पसंद ही नहीं है, क्योंकि दुनिया पसंद कर रही है, अलग कैसे दिखे, है ना। ये उन दिनों बहुत होता था, आज का मालूम नहीं, क्योंकि अब मैं ऐसे लोगों के बीच में हूँ नहीं। ऐसे एक मूवी आई थी लगे रहो मुन्ना भाई। मुन्ना भाई आई, बहुत हिट हुई, उसके बाद लगे रहो मुन्ना आई, वो उससे भी ज़बरदस्त मूवी थी, बहुत गहरा कॉन्सेप्ट था उसका। तो मेरा एक दोस्त आया मेरे घर, दिल्ली की बात है, उसने कहा कि वो मूवी की बात चली, तो मैंने कहा यार वो तो बहुत बढ़िया मूवी है। अब वो ये तो नहीं कह सकता ख़राब है, कह रहा हाँ थोड़ी और बढ़िया बन सकती थी। ये कौन कह रहा है? जिसका इस फील्ड से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करोगे आप? मूवी अच्छी बुरी किसी को भी लग सकती है, ज़रूरी नहीं कि जो मुझे चीज़ अच्छी लगी है वो किसी को और को भी अच्छी लगे, ये ज़रूरी नहीं है। तो एनिमल की मूवी पे आता हूँ मैं बात पे। तो हर आदमी का एक अपना देखने का नज़रिया होता है, एक दृष्टिकोण होता है, एक ऑब्जर्वेशन पावर होती है। मेरी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत शार्प है। मुझे आप किसी भी चीज़ में डाल दोगे ना, दुनिया की सबसे घटिया मूवी दिखा दो, दुनिया का सबसे घटिया कहानी सुना दो, घटिया किताब दे दो, मैं उसमें से भी कुछ काम कर निकाल लेता हूँ। तो मैं वो मूवी जब मैंने देखी, तो वो मूवी मुझे मतलब एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग मूवी लगी। मतलब मुझे उसमें बहुत ज़बरदस्त वो मूवी लगी। मतलब समझ लो कि एक मूवी थी अब तक 56, जिसे मेरे घर वाले मजाक उड़ाते हैं कि मैंने उसको 56 बार देखा है। और एक ये एनिमल है, क्योंकि यूट्यूब पे मिल जाती है कई बार, तो वो यूट्यूब भी एक बार आप देख लो तो वो देखता है। मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ, ये मत सोचना कि मैं भटक गया हूँ, मैं धीरे धीरे आपको वहीं लेके आ रहा हूँ। जो समझदार है वो समझ जाएंगे, जिनका झूला फटा है उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, उनकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो अब भीड़ एक जैसा सोचती है, हर्ड मेंटेलिटी। तो जिन लोगों को मूवी पसंद आई उनमें 90% के पॉइंट्स एक जैसे, 99% के पॉइंट्स एक जैसे ही होंगे कि इस पॉइंट पर उनको मूवी पसंद आई। जिन्हें ना पसंद आई उनका भी कंसेप्ट क्लियर है कि ये चीज़ें गलत है जी। फिर 1% लोग होते हैं थोड़े से टेढ़े मेढ़े टाइप के, मेरे जैसे लोग, जिनका कंसेप्ट ही बिल्कुल अलग होता है। तो मैंने कुछ लोगों से बात करी जिन्हें पसंद आई, तो उन्हें, या यंगस्टर को जो पसंद आई, तो उनका पसंद होने के कारण कुछ और थे, वही दबंगई। अब जिसे जिसे एक सीरीज़ आई थी ना मिर्ज़ापुर या समथिंग ऐसे कुछ, तो जिसे वो पसंद आएगी, तो वो कितने बड़े कॉन्सेप्ट के लोग थे, वो कितने सारे लोग थे, तो उनको तो वो पसंद आएगी। और नापसंद वालों की भी लगभग उतनी ही क्वांटिटी थी। ये अलग बात है मूवी फिर हिट कैसे हुई, क्योंकि नापसंद वालों ने भी मूवी देख करके नापसंद की, इसलिए मूवी तो हिट हो गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उसके कुछ पॉइंट्स मुझे पसंद आए। कमाल की बात यह है, जब मैंने अपने जीवन में जिन जिन लोगों को ये बात बोली, अपनी वाइफ को, अपने एक दो दोस्तों को, कि मुझे मूवी पसंद आई, तो उन्होंने मुझसे पूछा नहीं कि किस आधार पे पसंद आई, किस पॉइंट पे पसंद आई। उन्होंने ये मान लिया कि इसे उन पॉइंट्स पर पसंद आई होगी, और सबके पॉइंट्स अपने अपने हिसाब से निकाल लिए सबके ने अपने अपने पॉइंट्स। मैं अपने दो दोस्तों से मिला जब मैं दुबई से आया था दिल्ली, थाईलैंड से आया था शायद, थाईलैंड से मैं दिल्ली आया था। तो मेरे दो दोस्त मुझे लेने आए एयरपोर्ट पे, हमने एक दो दिन साथ बिताए।
वो दोनों तो शुरू हो गए कि भी एनिमल मूवी बकवास है, हम तो देखने गए, हमें तो समझ में ही नहीं आया, ये क्या है, ये ऐसे थोड़ी होता है। एक ने बोला ये तो बच्चे बिगाड़ रही है मूवी, और ये हो गया वो गया। अब मैं थोड़ा सा मुझ में चेंज आ गया कि अब मैं बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करता हूँ। मैं चाहता था कि इस मुद्दे पर बात हो और ये भी वो वैलिड पॉइंट्स पिक कर सके इस मूवी से। मैं कहता हूँ ना कि मूवी काल्पनिक है, मैं मूवी को के कंसेप्ट को पसंद नहीं करता हूँ, पर वो मूवी को बनाया जिन लोगों ने वो क्रिएटिव और टैलेंटेड लोग होते हैं। अगर मूवी फ्लॉप भी हुई है पर उसमें काम तो क्रिएटिव लोगों ने किया है ना। अब दिल से मूवी मेरे को बहुत पसंद है, रावण मूवी मुझे बहुत पसंद है, रावण मूवी मुझे बहुत पसंद है। जबकि देखा जाए तो मेरी जैसी सोच के कई लोग बोलते हैं अरे यार लंच बॉक्स बहुत पसंद है, जबकि मैं बोलता हूँ कि बकवास मूवी है, वो तो लोगों को तोड़ने वाली मूवी है, वो हीन भावना में ले जाने वाली मूवी है, वो आपको देवदास बनाएगी मूवी। एक हारे हुए इंसान को जीवन जिंदगी से जो निराशा रखता है उस इंसान को वो और निराशावादी बनाएगी लंच बॉक्स, भले ही वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है यार, ये सब ड्रामेबाजी। आप देखो ना कि आपको एंड में कहाँ छोड़ा जा रहा है, आपको वो छोड़ कहाँ रहा है, वो जो भी किताब है, कोई कहानी है, कोई मूवी है, वो लास्ट में आपके साथ क्या करती है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो अंत में कहाँ आपको लेके जाती है, या अंत में भी कहाँ लेके जाती है, उससे भी साथ में एक ये भी है कि अंत अगर आपको नहीं भी सही मिला, बीच में क्या देके जाती है आपको। पर कुछ मूवीज हैं जो बीच में भी कुछ नहीं दिया, अंत में भी आपको निराशावादी छोड़ दिया। हम यहाँ देवदास बनने नहीं आए हैं, हैप्पी एंडिंग, हर तरह की हैप्पी एंडिंग। तो जैसे मैं थाईलैंड में रहता हूँ, मैं वैश्याओं को जस्टिफाई करता हूँ, रेड लाइट एरियाज के बारे में मेरे विचार बड़े सकारात्मक होते हैं। तो क्या लगता है आपको कि मेरी वाइफ ने क्या पॉइंट निकाला होगा? मैंने पूछा नहीं उससे, हमने बात नहीं करी इस पे। शायद वो जो उसमें एक सीन है कि वो एक लड़की आती है और वो उसके साथ अपनी वाइफ के होते हुए फिर उसके साथ रहने लग जाता है, शायद हो सकता है कि ये कंसेप्ट मेरी वाइफ को लगा कि मुझे पसंद आया होगा। मेरे कुछ दोस्तों को वो फाइटर एटीट्यूड समझ में आया होगा, पर किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि मुझे क्या पॉइंट उसमें समझ में आए। अब मैं उनसे बात करना चाहता था, उन्हें कुछ बताना चाहता था, उनका ध्यान कुछ चेंज करना चाहता था कि देखो ये कंसेप्ट को भी इस तरीके से देख के लिया जा सकता है, पर उन्होंने तो एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया मूवी बकवास है, क्योंकि एक का भतीजा बिगड़ गया मूवी देख करके और दूसरे को समझ में नहीं आई। मैं लास्ट में ये बता देता हूँ आपको कि मुझे 2-3 पॉइंट अगर आप लोगों को शायद आप लोगों के पल्ले पड़ जाए, पर मेरा मेन मकसद ये था कि समझदार बनने का मैं अकेले पड़ जाता हूँ कि एक मूवी, जस्ट ए मूवी के बारे में भी आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो अपने दोस्त को। जो मेरा इस वीडियो को शुरू करने का कंसेप्ट है कि ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ये मूवी वाला ये एग्जाम्पल है, ये कि आप एक मूवी के लिए भी आपके पास लोग नहीं है आप उनसे बात कर सको, जबकि मूवी को मैं बिल्कुल भी औकात नहीं देता हूँ अपने जीवन में। तो जब सबसे इतनी मामूली सी चीज़ के लिए भी आपके पास लोग नहीं है, जो कि लोगों का बड़ा इंटरटेनमेंट है, फिर भी वो दिलचस्पी नहीं ले रहे आपसे कम्युनिकेट करने की, क्योंकि पॉइंट्स बहुत अलग अलग है, पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग अलग है और वो बदलना नहीं चाहते हैं। खतरनाक बात ये है, खतरनाक बात ये नहीं कि पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, खतरनाक बात ये है कि पॉइंट ऑफ व्यू में चेंजेस नहीं चाहते, जबकि मैं तैयार हूँ खुले मन से चेंज करने को। जैसे मैंने एक बार बोला भी, मैंने कहा मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इस मूवी में आज तक जितनी भी मूवीज़ बनी है उसमें प्यार मोहब्बत, लैला मजनू, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इश्क मोहब्बत, पति पत्नी, माँ बेटा, ये सब दिखाई है। इसमें पूरा का पूरा जो थीम रखी है वो बाप बेटे के बीच में रखी है, बेटे का बाप के प्रति प्यार के बीच में रखी है कि वो बाप को कैसे हीरो मानता है। तो लगा ये कि मूवी जब हम देखेंगे तो बाप बेटे का बड़ा प्यार दिखाएंगे, मतलब ऐसा लगता है ना पापा पापा करता रहता, तो लगता है कि यार बड़ा प्यार दिखाएंगे मूवी में, पर अंदर तो कुछ और ही है कि वो जिस आदमी से सबसे ज़्यादा प्यार करता है अपने बाप से, जिसके लिए वो दुनिया जलाने को तैयार है, उसी से वो अलग रहता है, उसी से उसका विरोधाभास है, उसी की वो शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और उसे कुछ हो जाए तो वो आग लगाने को भी तैयार है। मतलब दिखाया बाप बेटे का प्यार है कि ऐसे लगा बहुत दीवानापन है, प्यार बाप के लिए कुर्बानियां दे देगा, वो बाप बेटे से बहुत, ऐसा कुछ नहीं है। उस मूवी में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट मुझे लगा, जो फाइटर टाइप के लोगों को हमेशा झेलना पड़ता है,
फाइटर आप भी हो सकते हो अपनी लाइफ में, हर कोई फाइटर है। सिर्फ वो बहादुर नहीं है जो फौज में है या बॉर्डर पे खड़ा है, आप भी बहादुर हो क्योंकि आप भी रोज़ लड़ते हो। वो तो फिर भी कभी कभी लड़ेगा, ड्यूटी रोज़ देगा पर लड़ेगा कभी कभी। आप तो रोज़ लड़ते हो, तो आप ज़्यादा बहादुर हो, ज़्यादा बड़े फाइटर हो। जिस समय सभी उसको बोलते हैं मौत को स्वीकार कर लो, उसमें धर्म को भी इन्वॉल्व कर दिया गया कि धर्म भी ये कह रहा है, वो चाहे ज्योतिष हो, वो चर्च गया हो, कहीं भी, कि भाई मौत को स्वीकार कर ले, हम तो तेरा भाई पिंडदान मोक्ष की तैयारी कर रहे हैं, मतलब तूने बचना नहीं है। धर्म भी उसको कह रहा है कि गिव अप कर दे। उसका वो बाप भी उसको कह रहा है गिव अप कर ले, मौत को एक्सेप्ट कर ले, जो खुद इतनी बुरी एज में गोली लगने के बाद में भी वो कह रहा है तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। और वो बाप कह रहा है बेटा मौत स्वीकार कर ले। उसकी वाइफ कि मतलब वो भी कहती है कि भी मौत स्वीकार कर ले, और वो जिद्दी अड़ा रहता है। ये चीज़ मैंने भी फील की, क्योंकि ये दौर आता है, आप लोगों के साथ भी आया होगा जो लोग थोड़े इस टाइप के होंगे। जिन दिनों कोविड के बाद रिसेशन हुआ, रिसेशन क्या, रिसेशन नहीं, मैंने अपनी मर्जी से बिजनेस छोड़ा, कोविड के बाद पैसे भी ख़त्म हो गए, हर कोई बाप बनने को तैयार था, मेरा ज्ञानी बन गया था, और सब मुझे कह रहे थे कि ये अलग सोच को छोड़ दे, काम धंधा कर, कुछ कर, कुछ कर। क्या कर, मैं पूछता था क्या करूं, तो वो कर जो दुनिया कर रही है। ये मत कर कि मैं फ्री में लाइब्रेरी खोलूंगा, मैं पब्लिक के लिए ऐसी जगह बनाऊंगा जहां वो आके बैठ सके, वो जगह वाटर फ्रंट होगी, मैं अपनी जेब से चलाऊंगा, 1 रुपया नहीं किसी से लूंगा, और क्या करूंगा पैसा कमाने के लिए वो पता नहीं, पर मुझे इतना मालूम है कि मैं जो बनूंगा उसमें पैसा तो आएगा ही आएगा। पर सारे के सारी दुनिया लगी पड़ी थी मेरे को ये बोलने की तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, कार बेच दे, घर बेच दे, होटल खोल ले, ढाबा खोल ले, नौकरी कर ले। इवन का 1-2 मोमेंट तो ऐसे भी आए हैं कि मैं इनके प्रेशर में आ गया हूँ। मतलब मैं एक हॉस्टल में रुका था, उस हॉस्टल के ओनर को मैं जानता हूँ, तो मैं उसके कमरे उठाने के लिए कमीशन 20% कमीशन के लिए उसके कमरे उठाने को तैयार हो गया। और मैंने, आप जाके देखना, आज भी वो वीडियो पड़ा हुआ है, उस वीडियो में मैंने लास्ट में अपना एक नंबर छोड़ा था कि भाई कि ये यहाँ पे अगर आप मेरे थ्रू बुकिंग करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, और मैंने अपना नंबर छोड़ दिया था उसमें। फिर नंबर मैंने बाद में हटा दिया, हालांकि उस नंबर से मुझे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर भी मिले, वो मेरे घर आए और उन्होंने मुझे काफ़ी फाइनेंशियली हेल्प भी किया उस दौर में, उसी नंबर की वजह से। हालांकि उनको वो रूम वूम नहीं चाहिए था, वो कहते हम तो आपको ढूंढ रहे हैं। उन्होंने उस नंबर पे फ़ोन किया कि भी वो हमें वो राकेश शर्मा से मिलना जिसका ये चैनल है। मैंने कहा मैं ही बोल रहा हूँ। मतलब सोचो, जो मैं करना नहीं चाहता था, मैंने वो तक करने को तैयार हुआ। एक आदमी ने बॉम्बे से मुझे कांटेक्ट किया कि आप गोवा में रहते हो, मेरे पास काफ़ी कैपिटल फंड है, मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, क्योंकि नहीं तो मेरे पे उसके पे लॉन्ग टर्म गेन टैक्स लगेगा, तो आप मेरे लिए गोवा में प्रॉपर्टी सर्च करो। अब मैं कैसे सर्च करूँ, मेरे तो स्कूटर में पेट्रोल नहीं है। अगर सच में पेट्रोल होता तो मैं उसके लिए प्रॉपर्टी सर्च करने चल देता। वो कह रहा था प्रॉपर्टी सर्च करो, मैं आपको कमीशन दूंगा 2%, वो भी एडवांस में डील होने से पहले। पर मैंने कहा बॉस, प्रॉपर्टी सर्च करने के लिए भी तो पेट्रोल होना चाहिए ना, वो नहीं है मेरे पास। ये मैंने उसको बोला नहीं, पर मैं ये चाहता था कि वो कुछ पैसे दे मुझे, 2-4 हज़ार रुपये, जिससे कि मैं सड़कों पे भटकूँ तो सही। मान लो मैं भटकूँ और कल को उसने बोला मैंने किसी और के थ्रू ले ली, अब मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे, तो ये चीज़ ये करने को तैयार हुआ। गोवा के एक ऐसे यूट्यूबर से मिलने के लिए तैयार हो गया, कोलैब करते हैं ना, कोलैब 2 यूट्यूबर मिलते हैं, उससे बात हो गई व्हाट्सएप के थ्रू कि उससे मिलना है। वो जिस आदमी की लाइफस्टाइल मैं पसंद नहीं करता, जो आदमी रोज़ रात को शराब पीता है और ऐश मौज दिखाता है और गोवा के शराब के रेट बताता है, होटल कितने का मिलेगा, कमरा कितने का मिलेगा, बीच पे पानी कितना है, ये सब बताने के लिए जो आदमी यूट्यूब चैनल चला रहा है, रात को दारू पीता है, कहीं पे सड़क पे ढाबा खोल लिया, कहीं पे कुछ खोल लिया, ये छोटे मोटे काम कर लिए और लोगों की सिंपैथी गेम कर ली, जिसकी ज़िंदगी में पूरी की पूरी नकारात्मक भरी पड़ी है। 10 में से 9 वीडियो उनके टाइटल ही नेगेटिव होते हैं। आज ये हो गया, आज बाढ़ आ गई, आज तूफान गिर गया, आज तुम लुट गए, अब तो फंस गए, अब तो जाना पड़ेगा गोवा छोड़ के, ये सब टाइटल थे। ऐसे आदमी के साथ मैं कोलैब करने को तैयार हो गया, वो भी किसी सब्सक्राइबर के थ्रू, कि वो 2 कॉमन सब्सक्राइबर था, उसने कहा आप मिलो उनसे, आप, मैं चाहता हूँ आपके पास पैसे आए। लास्ट डे मैंने मना कर दिया, मैं मतलब मेरी आत्मा नहीं मानी अंदर से। अगर आत्मा होती हो तो, आत्मा वात्मा नहीं, मतलब अंदर का जो मेरा कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस है, उसने मना कर दी। ये सबसे लड़के, इनके प्रेशर के बावजूद, मतलब
यहाँ तक सजेशन आए थे मेरे पास कि हम घर में कुछ खाना बना करके किसी सड़क के किनारे छोटे मोटे स्टॉल लगा करके बेच लेते हैं, गाड़ी में रख के पतीले ले जाया करेंगे। यहाँ तक तोड़ने की कोशिश करी मेरे अपनों ने, मेरे करीबियों ने मुझे। इन सबसे लड़के मैं यहाँ बैठा हूँ। आज मैं जहाँ हूँ यहाँ मैं अपने दम पे हूँ, किसी भगवान की किस्मत ने नहीं मुझे यहाँ पहुँचाया। ये मेरे फैसले हैं, मैं लड़ा उन लोगों से, उनकी सोच से। और उस समय लड़ना बहुत, आज तो लड़ना बहुत आसान है मेरे लिए, उठा के जूता मारूंगा फेंक के किसी के मुंह पे भी। उस समय जब मैं खुद डरा हुआ था कि अगर तू कामयाब नहीं हुआ तो ये लोग तेरे को गिद्ध की तरह नोच खाएंगे और तेरे ऊपर तेरी जिम्मेदारी है, तेरे बच्चों की, तेरे परिवार की, तेरे जानवरों की। उस समय इनसे लड़ना बहुत मुश्किल था। ये दान दे रहे थे मुझे, ये मेरे प्रोजेक्ट पर पैसा लगाना चाह रहे थे, मुझ पर नहीं। इन्हें विश्वास था मुझ पर भरोसा नहीं था। आप में से बहुत सारे लोगों को आप अपने ऊपर विश्वास होगा, भरोसा नहीं। भरोसा होना बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा फर्क होता है विश्वास और भरोसे में। तो इनसे लड़के मैं यहां तक पहुंचा। उस समय मैंने क्या फैसले लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कि मैंने क्या फैसले नहीं लिए जो ये मुझसे चाहते थे कि भी मैं वो फैसले लूं। मैं हमेशा कहता हूं कुछ ना करने से, कुछ गलत करने से कुछ ना करना ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज हो, थका हुआ महसूस कर रहे हो, या कभी कभी हल्का सा हारा हुआ भी महसूस कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्वाभाविक है, नेचुरल है। टूटना मत, कुछ मत करना, ओके, गलत मत करना। इनके दबाव में आकर के इनके फैसलों में मत आ जाना, इनके छोटे रायों में मत आ जाना। टुच्चे लोग हैं, करोड़पति होकर के 2 कौड़ी के टुच्चे लोग हैं। इन्हें क्या मालूम राजा का एटीट्यूड क्या होता है, फाइटर होना क्या होता है। भीड़ है, हर्ड मेंटेलिटी। तो जब आप समझदार बनते हो तो आप बहादुर बनते हो, बहादुर बनते हो और समझदार बनते हो तो आप अकेले रह जाते हो। लोग अपने अपने अंदाजे लगाते हैं, यहाँ पे मैं याशिया करूंगा। हाँ, मैं खुला कहता हूं, मैं करता हूं, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। मेरा पैसा, मेरी मर्जी, मेरा शरीर, मुझे जो करना है वो करूंगा। किसी का बाप नहीं रोक सकता मुझे। क्यों रोकेगा? हो कौन? हु आर यू इन माई लाइफ? नो बडी कैन यूज माई माइंड। मेरा सिंपल नियम है। और ये जो कोई भी है, ये कोई भी है, ये नहीं कि अपने से ज्यादा स्पेस में किसी को नहीं देता। दिया है, वेस्ट होता है टाइम। जल्दी समझ आ गई। तो एक बात ध्यान रखना, मेरी बातों से जो आप लोग प्रभावित हो रहे हो ना, पहले तो जितने लोग दीवाने हैं, जो बड़े तारीफें करते हैं, हम इतने साल से वीडियो देख रहे हैं, आपकी वजह से ये बदलाव हुआ, उनका भी नंबर लगेगा। कभी कभी वो भी जलील होंगे। अगर क्षमता है जलील होने की तो टिकना इस चैनल पर। और अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं धीरे धीरे खोलूंगा, बताऊंगा आप लोगों को। जो समझ गया वो क्या बनेगा मुझे मालूम नहीं, पर मरेगा राजा की तरह, जिएगा भी राजा की तरह। तो ये बात ध्यान रखना, समझदार बनने की ये शर्त है, मतलब ये कंडीशन है। अगर आप अकेले नहीं हो, अकेले नहीं सोचते हो, अकेले की तरह सोच नहीं है, तो अभी आप समझदार बने नहीं हो। आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में कामयाब हो सकते हो, उस फील्ड से जुड़े हुई समझदारी हो सकती है आपके पास। यहां हम बात जिंदगी की कर रहे हैं। एक अच्छा डॉक्टर भी बेवकूफ हो सकता है, एक अच्छा वकील भी बेवकूफ हो सकता है। एक वो आदमी जो किसी डेजिग्नेशन पर नहीं है, उसके पास कोई स्किल नहीं है, पर वो समझदार हो सकता है। मुझे बैंकॉक एयरपोर्ट पे उन्होंने रोका पहली बार, क्योंकि थाईलैंड एक ऐसा देश है जिसने आज तक, इतने में सातवीं बार हूँ, शायद 6ठी या 7वीं बार हूँ थाईलैंड में, आज तक उन्होंने मेरे चेहरे से की वजह से मुझे नहीं रोका कि भी मेरे पासपोर्ट पे जो फोटो है और अभी जो फोटो है वो मैच नहीं कर रही। कल उन्होंने मुझे रोका कि आप इतना लंबा स्टे कैसे कर रहे हो यहाँ पे, आप हर बार आ रहे हो, 1 महीना रह रहे हो। मैंने कहा पर वीजा आप 30 दिन का दे रहे हो तो मैं 30 दिन से पहले जा रहा हूँ। कह रहे आप इतना लंबा क्यों रहते हो, पर्पस क्या आपका? मैं कहा टूरिज्म। कह रहे काम क्या करते हो? मैं यहाँ पे कोई काम नहीं करता हूँ, मेरा तो काम सारा ऐसे ही चलता है।
क्या बोलोगे, बेवकूफ़ी वाले काम मैं नहीं करता। तो कह रही पर्पस थाईलैंड में क्यों रहते हो इतना? मैंने कहा आई लव थाईलैंड। उसने सीधा येलो बटन दबा दिया। इमिग्रेशन ऑफिसर आ गया, उसने आके उसको देखा, उसने मेरा पासपोर्ट पकड़ाया और कहा ही लव थाईलैंड। वो ले गया मुझे अपने साथ। फिर उसका सीनियर ऑफिसर मुझे मिला, कह रहा आप इतने लंबा। मैंने कहा मैं लंबा टाइम थोड़ी रह रहा हूँ, जितना टाइम आप मुझे मुहैया करा रहे हो मैं उससे पहले जा रहा हूँ, मैंने ओवरस्टे किया ही नहीं। तो वो हंसने लगा, कह रहा देखो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको जितने दिन का वीज़ा दे रहे हैं आप उतने दिन पूरा का पूरा रहो, ये आप एज ए रूल तो सही कर रहे हो, गलत नहीं कर रहे हो, पर ये आपके पासपोर्ट के लिए अच्छा नहीं है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि भीड़ है, वो भी तो भीड़ है ना। वो मान ही नहीं सकते कोई आदमी होटल में खाली पड़ा रहता होगा, जिम जाता होगा, स्विमिंग करता होगा और होटल में रहता होगा। उनको लगता होगा कि यार कोई ना कोई तो काम कर रहा होगा। उन्हें क्या मालूम कि मूर्ख लोग लगे हुए मेरे लिए काम करने, मैं क्या कर सकता हूँ। वीडियो 25 मिनट का हो गया है, मुझे मालूम नहीं मैंने क्या बोला, कहाँ से शुरू किया, कहाँ ख़त्म किया। बेस मेरा ये था कि जब आप समझदार बनते हो तो आप अलग सोचते हो, जब अलग सोचते हो तो ऑटोमेटिकली आप अलग हो जाते हो लोगों से। तो अगर आप अपनों को छोड़ना चाहते हो, तभी आप छोड़ने का दम रखते हो, तभी आप समझदार बन सकते हो। अपनों के साथ रहते हुए आप समझदार नहीं बन सकते हो, किसी एक फील्ड में हो सकते हो। आप उठा के देख लो, किसी भी फिलोसफर को उठा के देख लो, बुद्ध को छोड़ना पड़ा ना फाइनली अपना घर। अब बुद्ध के चमचों ने उसकी बुद्ध की जो भी कहानी लिख दी। एक्चुअल में क्या हुआ होगा, कितने कलेश होते होंगे रोज बाप के साथ, बीवी के साथ। फाइनली दुखी हो गए, उन्होंने कहा भाड़ में जाओ, मैं जा रहा हूँ। अब ऐसे तो लिखेंगे नहीं चेले चपाटे। आप इमेजिन करो, विजुलाइज करो ना। एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा मैं बुद्ध के बारे में क्या लिखा गया है मैं उससे नहीं अंदाजा लगाता, क्योंकि वो तो चमचे ने लिखा होगा। वो तो लिखा होगा बड़ा कुछ कि वो खड़े खड़े पैदा हुए थे, 7 कदम चले थे, उनके पीछे को रोशनी का चक्र था, ये सब ड्रामेबाजियाँ लिख दी है। ओशो के चेलों ने ओशो की तारीफें लिख दी। आप सोचो कि एक आदमी अलग सोच रहा है और बाप पीछे पड़ा है कि बैठे बिठाए राजा की गद्दी मिल रही है, खाने को नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, कौन सा पेट डायलॉग होता है बाप का, बैठे बिठाए रोटी मिल रही है, पकी पकाई मिल रही है, तो रोटियां तोड़ी नहीं जा रही तुमसे, हराम की रोटियां मिल रही हैं। ये जो डायलॉग चलते हैं, यही तो बुद्ध के बाप ने बुद्ध को बोला होगा कि यहाँ पर सब कुछ बढ़िया है, लोग मरते हैं ऐसी जिंदगी जीने के लिए और तुझे जी दुनिया घूमनी है, अलग सोचना है। फिर शादी कर दी, उस समय जो सोच होती थी आज भी कि बच्चे की शादी कर दो, बांध दो जिम्मेदारियों में, तो फिर टिका रहेगा। तो वो बीवी ला के बांध दी। बीवी के साथ रोज कलेश होते होंगे, ये तब क्यों नहीं बोला अपने बाप को कि भी नहीं करनी शादी, जब मेरे साथ रहना ही नहीं था ढंग से। तो ये खूब कलेशबाजी होते हुए बुद्ध ने कहा अरे मरो तुम, भाड़ में जाओ, मैं जा रहा हूँ। लिखा गया बड़े सुनहरे शब्दों में। वो ये वहाँ क्या जूते चप्पल चले होंगे हमें क्या पता, पर विजुलाइज तो कर सकते हो ना, इमेजिन तो कर सकते हो। ये खाली बकवास ही इमेजिन करना है, क्योंकि ये इसमें लॉजिक भी है कि ऐसा हुआ ही होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि रोज पत्नी से भी गले मिल रहे हैं, बाप का भी आशीर्वाद ले रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और चलो जी चलो मैं चाह रहा हूँ। क्योंकि डिटैचमेंट कैसे उत्पन्न होगा, कलेश नहीं होगा तो डिटैचमेंट कैसे, बिना कलेश के डिटैचमेंट कैसे उत्पन्न होगा बताओ। कुछ तो मानसिक गैप बड़ा होगा ना। मानसिक ऐसा तो हो नहीं सकता बीवी से भी बहुत लगाव है, बाप से भी बहुत लगाव है, तालमेल भी बहुत अच्छा है और सबको छोड़ छाड़ के एकदम आदमी गायब हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पॉसिबल नहीं है ना। हमारे 86 अरब न्यूरॉन्स ने जो पैटर्न बनाए हैं वो उसके हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है। सुकरात को देख लो। अब सुकरात को कहा जाता है कि सुकरात ने अपने असूलों से समझौता करने की नहीं किया और उसने जहर का प्याला पिया, हेमलॉक नाम का जहर पी के सुकरात ने अपने प्राण त्याग दिए। ये सुकरात के लिए बोला जाता है। मुझसे पूछो, मैं सोचता हूँ कि यार मैं सुकरात के लेवल की अगर सोच का बंदा हो और उसकी बीवी से उसकी बनती ना। हम सुकरात के चेले का नाम जानते हैं प्लेटो, प्लेटो के चेले का नाम जानते हैं अरस्तु, अरस्तु के चेले का नाम जानते हैं सिकंदर। सुकरात के बेटे का नाम क्या है मुझे नहीं पता, शायद आप लोगों को भी नहीं पता होगा। सुकरात की बीवी का नाम क्या है ना मुझे पता है ना आप लोगों को पता होगा। सुकरात की जीवनी मैंने पढ़ी थी, उसमें मालूम पड़ा कि उसकी बीवी जो है वो आए दिन उसको कलेश करती थी घर में। वो मजमा लगा के जैसे वो बच्चों से बात करता था, वो ऊपर से पानी फेंक दिया करती थी कि भागो यहाँ से, क्या भीड़ लगा रखी। ऐसी बीवी के साथ रहना, ऐसे घर में रहना कि दुनिया तो तारीफ कर रही है, दुनिया के मंत्रियों के बच्चे तो उसके फैन है, उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, राजघराने के बच्चे तो उसके दीवाने हैं, अपने बच्चे सुन नहीं रहे, बीवी झाड़ू लेकर के घर में खड़ी हुई है। उसने कहा होगा यार भाड़ में जाओ, इससे बढ़िया तो मैं जहर ही पी लेता हूँ, कम से कम लोग ये समझेंगे कि यार असूलों के साथ समझौता नहीं किया इसलिए जहर पी लिया। असली कारण तो वो घर में बैठी थी, वो बीवी उसकी जो पानी फेंक दिया करती थी, उसके बच्चे जो उसकी सुनते नहीं थे। घर के कलेश बड़े बड़ों को तोड़ देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं लोग। और यहाँ बात मेल फीमेल दोनों की कर रहा हूँ मैं।
मेल थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होते हैं फीमेल्स के मुकाबले। तो सुकरात ने जहर अपनी फिलॉसफी, अपने असूलों की वजह से नहीं पिया होगा, उसके घर के कलेश की वजह से पिया होगा। ये भी कारण हो सकता है और ये मेजर कारण है और लॉजिक है ना। आप जीवनी पढ़ो, मालूम पड़ेगा उसकी बीवी उसको खूब कलेश करती थी उसके साथ। वो बेचारा दिखने में सुंदर नहीं था, मतलब उसके चेहरे पे काफ़ी दाग थे, बड़ा सा चेहरा था, बड़ी सी होठ, नाक, मतलब बदसूरत टाइप का कह लो अगर खूबसूरती के तौर पे कहा जाए तो। उसको लेके भी कितनी कुछ उसने सुना होगा, ऊपर से बीवी घर में ऐसी, तो क्या होगा। उसने कहा मैं जहर ही पी रहा हूँ, क्योंकि इससे बड़ा जहर तो मैं रोज पी रहा हूँ अपने घर में। बुद्ध ने भी इसीलिए घर छोड़ा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम वो मानते हैं जो उनके चमचे चपाटों ने लिख दिया है। तो समझदार बनोगे तो आपको चीजें छोड़नी ही पड़ेंगी, छूट जाएंगी। नहीं छूटी है तो अभी समझदार नहीं बने हो। 30 मिनट का वीडियो हो गया, 31 मिनट का। मैं क्या क्या बोले जा रहा हूँ यार। चलो, चाहो तो कमेंट करके बता देना। यहाँ तक कोई, मेरे को लगता नहीं कोई पहुंचा होगा, पर 31 मिनट तक अगर कोई पहुंचा है तो लिख के बता देना कि हाँ मैं 31 मिनट तक पहुंचा हूँ। और क्या पल्ले बड़ा है, किससे सहमत हो, किस बात से असहमत हो। वो एनिमल मूवी के बहुत सारे पॉइंट रह गए, मैंने तो खाली 1-2 पॉइंट ही शेयर किए। उसमें बहुत सारे पॉइंट है जो मुझे बहुत उसमें लगता है कि बहुत बारीकी से काम करके उसको डाला गया। और वो पॉइंट वो सब नहीं है जिसको लोग पसंद कर रहे हैं या ना पसंद कर रहे हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।